देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे। पहले वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल ये यूज करो कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल वर्क डन बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड से वर्क नहीं होता, तो वर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है हमेशा। तो जो भी वर्क आना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी Q मल्टीप्लाइड बाई ई, Q इंटू ई नॉट, फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो फोर्स होगी उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। और अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया था और बाद में एक्स वाई जेड पे चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इज वाई। दिस टोटल वर्क डन बराबर चेंज ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी, so it will be half m into velocity square final minus initial kinetic energy, and initial kinetic energy में velocity is v naught, so minus half m v naught square. This is simply the answer for first part. मतलब सीधा सीधा स्पीड निकालनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे फास्टेस्ट मेथड है आंसर लाने का। क्लियर। और प्रोसेस भी ध्यान रखो, स्पीड स्पीड वाला कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है ना कि स्पीड फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि हमें सीधा सीधा वर्क बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिला दी। सेकंड पार्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसके लिए एक जनरलाइज अप्रोच लो, सेकंड पार्ट, जहां पर पोजीशन और टाइम का रिलेशन चाहिए हमें। तो इसके लिए थोड़ी मैथ चाहिए, थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। ये बताओ, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो क्या क्या पाथ बन रहा होता आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती यहाँ पर सब। नहीं, आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती लेकिन मैग्नेटिक होती तो सर्कुलर बनता। तो हाँ, तो वो देखो ना, मतलब इसमें हम वन वन बाई वन देखें, कंसीडरिंग, देखिए इसमें ऐसे करिए, कंसीडरिंग बी ओनली, मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना देखा जाए, तो वेलोसिटी आई कैप के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप के अलोंग। ये परपेंडिकुलर वाला केस हो गया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुई, तो इसका मतलब इसमें हमें एक सर्कुलर मोशन मिलेगा। और कल का लेक्चर अगर याद करिए तो सर्कुलर मोशन कौन सी प्लेन में रखते हैं हम, जो परपेंडिकुलर प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसका मतलब इट विल बी अ सर्कुलर मोशन इन जेड एक्स प्लेन। अब वो जेड एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन होगा, तो ये देखने के लिए आप इनिशियल फोर्स देखो, वी वी क्रॉस बी देखेंगे, वी क्रॉस बी, क्लॉकवाइज। हाँ, वी क्रॉस बी, आई क्रॉस जे, के कैप। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो बनाते हैं, अगर सपोज यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले और जेड एक्स बना रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गई। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है आई कैप के अलाउंग, यानी ओरिजिन ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आई कैप के अलाउंग। ये क्लियर है कि सर्कुलर मोशन होना है यहाँ पर।
सेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कल भी यही कहा था, फिर ये बोल रहे V क्रॉस B I क्रॉस J K कैप, यानी डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो अगर इधर की साइड फोर्स लगेगी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन होंगे। ठीक है, इसको हटा दे, जरा क्वेश्चन हटा दे यार। तो उसमें फर्दर कैसे करोगे देखो, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी v नॉट के साथ और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कल वाला थ्योरी और याद करिए, तो ओमेगा जो होता था मतलब एंगुलर स्पीड, उसके लिए फिक्स्ड रिजल्ट था, वो q बाई क्यूबी बाई एम था। टी टाइम के बाद मतलब टी सेकंड्स के बाद ये पार्टिकल सर्किल के ऊपर ओरिजिन से कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, ओरिजिन से चेंज करके इसकी पोजीशन कहीं और चली जाएगी, और ये सर्किल के सेंटर के अबाउट, सर्किल की सेंटर के अबाउट कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स के हिसाब से निकाल सकते हैं, एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर सकते हैं। और अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं, उसके पहले रेडियस ऑफ सर्किल का भी फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी कल डिराइव हो चुका है। रेडियस ऑफ सर्किल विल बी मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय q इनटू b। ऐसे में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाए तो ये लेंथ अगर रेडियस है r, तो अगर आप इस पॉइंट से z एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करें, यहां से z एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो वो r साइन थीटा बन जाएगा z एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर जाएगा, और वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट भी होगा। नहीं, x कोऑर्डिनेट का मतलब ये तो हुआ ना कि ये वाले पॉइंट एक तरीके से यही डिस्टेंस आपका x कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस तो बेसिकली इस पार्टिकल से z एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाओगे, यहाँ से z एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ हो जाएगी x के बराबर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे इधर, ये थीटा एंगल है, ये r है, और यहाँ पर ये लेंथ x होगी इधर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से x की वैल्यू मिल जाएगी r साइन थीटा, विच मीन्स की x विल बी r की जगह रखेंगे m v नॉट बाई क्यू बी, साइन ऑफ थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी, थीटा इज ओमेगा इंटू टी, वेयर ओमेगा इज क्यू बी बाई एम। और ये हाइट जेड कोऑर्डिनेट कहलाएगी, इतनी हाइट इसकी जेड कोऑर्डिनेट होगी। और ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यही जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करोगे, जेड एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो सेंटर से परपेंडिकुलर तक की ये वाली लेंथ जो होगी आर कॉस थीटा होगी। तो ये जो रिमेनिंग हाइट है ये निकालने के लिए कर सकते हैं, यानी कि जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, विच मीन्स की जेड इक्वल्स टू आर एम वी नॉट बाई क्यू बी, कॉमन हो जाएगा ये, एंड देन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। दो कोऑर्डिनेट्स तो आगे, एक्स और जेड आगे। मैथ भी कोई बहुत हाई लेवल की मैथ नहीं है, एक्चुअली सर्कुलर वाला कंसेप्ट याद रहेगा तो ये हो जाएगा। बट ये कोऑर्डिनेट्स अभी कौन से फील्ड की वजह से बन रहे हैं, मतलब ये अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं किए इसमें। एक बार जरा देख लो, पहले उसको कर लो, सुनो भी। नाउ कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसको पूरा समझ ले। नाउ कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब इसका रिजल्ट देखो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स बनती है वो हम लिखते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई ई, और उसमें ये साफ कहते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगी, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शंस में होगी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लिया हुआ था, जे कैप,
यानी कि फोर्स लगेगा जे कैप के लॉ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी थी? इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने क्वेश्चन में आई कैप रखी थी। तो इसका मतलब क्या, हमारा कोई इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपसे ये पूछे रहे कि हाउ मच इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, जीरो। तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन v नॉट आई कैप, तो दैट मीन्स कि वाई एक्सिस पर कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं। इज देयर एनी फोर्स ऑन द वाई एक्सिस? जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया जा रहा है तो उसका फोर्स भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, और उससे वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन भी आएगी। तो फोर्स की बजाय अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस विल बी द फोर्स ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय मास, फोर्स ऑन वाई एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय मास। अब वाई एक्सिस पर फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा? क्यूई। क्या वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन से डायरेक्शन में दिया गया था? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्वेश्चन देखो, जी का मैग्नेटिक फील्ड भी हमने वाई एक्सिस पर लिया हुआ था, और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है, ऑलवेज। तो इसमें क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पर ले रहे हो, तो ये ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स या तो जेड एक्सिस पे होगा या तो एक्स पे होगा, मतलब वाई पर नहीं होगा। यानी कि वाई एक्सिस पर जो भी फोर्स है वो सिर्फ किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यही नेट फोर्स कही जा सकती है, और नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये करके हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया वाई एक्सिस के ऊपर क्यू ई नॉट बाई एम, और वाई एक्सिस पर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। काइनेमेटिक्स लगाओ आप, काइनेमेटिक्स फॉर द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वाई एक्सिस में इतना एक्सेलरेशन आ रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस जब कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लिए जीरो है, तो इट विल बी सिंपली हाफ at स्क्वायर इज हाफ, और क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का देख रहे हो तो एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस का देखेंगे, which is q e naught by m multiplied by t square. Now it is y coordinate. z और x पहले आ चुके हैं, y कोऑर्डिनेट यहाँ से आगे तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। नहीं तो ये केस हमने क्या उस पर भी आ रहे हैं ना, आपने अब हेडिंग नहीं पढ़ी, हमने केस कौन सा लिया हुआ था? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन से लिए, वो बता रहे, वो भी एक मिनट। तो ये सब एक्चुअली क्या है ना कि, हाँ हाँ हाँ, तो वही तो तीसरा पार्ट है कि ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी इसकी। ट्रेजेक्ट्री से पहले आप इन पे फोकस करो। देखो, पहला पार्ट तो आपको ये फोकस करना है कि अगर स्पीड निकालनी थी तो वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे सबसे आसान तरीका है, और कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसका भी आपको प्रोसेस समझो। प्रोसेस में क्या किया गया है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड को अलग से देखा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मोशन हुई थी उस मोशन से जो कोऑर्डिनेट बन रहे थे वो एक्स और जेड बन रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मोशन हुई है उसमें वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो अलग अलग करके निकालो कि मैग्नेटिक फील्ड से आने वाले कोऑर्डिनेट एक्स और जेड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड से आने वाला कोऑर्डिनेट वाई। फाइनली ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए।
रिजल्ट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये समझना कि हमने काम क्या किया है इसमें, क्योंकि रिजल्ट याद रहने वाले नहीं होते। अब सोच के बताओ कि कैसा मोशन होगा। दो मोशन हो रहे हैं, एक जेड एक्स प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ओवरऑल मोशन क्या हुआ है, जेड एक्स प्लेन में सर्किल बन रहा है और साथ साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। मतलब हाँ, हेलिकल हो गया। मतलब ये जेड एक्स प्लेन में सर्कुलर मोशन करने के साथ साथ वाई एक्सिस पे आगे भी जा रहा होगा। क्या कैसा मोशन हुआ ये हेलिकल? नहीं, एक ही सर्किल बनेगा ना, दो क्यों बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कहाँ आती है? सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर मोशन नहीं क्रिएट करते। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। मतलब इसको ऐसे सोचिए ना कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो होता ही नहीं इस क्वेश्चन, तब तो वो कॉन्स्टेंटली जेड एक्स प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होता, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाता ही क्यों? वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी एडिशनल डिस्प्लेसमेंट आप दिखा रहे हो वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों फील्ड साइमल्टेनियस है तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस होंगी। अब जब साइमल्टेनियसली दोनों बातें होंगी कि जेड एक्स प्लेन में रिवॉल्व भी करना है और उसी के साथ साथ आपको वाई एक्सिस पर भी बढ़ना है आगे, तो अब आप सोच के देखिए ना, ओवरऑल ये हेलिकल मोशन नहीं होगी। इसकी पिच क्या बनेगी? डेफिनेशन ऑफ पिच याद करो। डेफिनेशन ऑफ पिच था कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के प्रोसेस में वो स्क्रू कितना फॉरवर्ड या इनवर्ड जाएगा, यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के प्रोसेस में ये पार्टिकल वाई एक्सिस पर क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको पिच कहेंगे। तो वो कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो अगर हम पिच कैलकुलेट करें तो पिच इन फर्स्ट रेवोल्यूशन, देखिए पिच इन द फर्स्ट रेवोल्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड में एक और बात कही गई थी कि टाइम पीरियड का स्पीड से कोई मतलब नहीं होता। टाइम पीरियड की फिक्स वैल्यू होती है 2πm डिवाइडेड बाय क्यू। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का इतना टाइम है और इतने टाइम के अंदर हम वाई एक्सिस पर क्या डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो ये पता है, इक्वेशन पता है। इसमें हम स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रख देंगे। तो पिच इन द फर्स्ट रेवोल्यूशन विल बी P1 इक्वल्स टू हाफ क्यू ई नॉट बाई एम एंड स्क्वायर ऑफ कैपिटल टी। सेकंड रेवोल्यूशन में कितनी पिच होगी? पर पूछा रहा है कि व्हाट इज द पिच आफ्टर टू रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ, दो रेवोल्यूशन के बाद अगर पूछा जाए तो दो रेवोल्यूशन का मतलब जो टाइम रखेंगे वो टाइम पीरियड का डबल रखेंगे, तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट वाई बनेगा, इसको अगर हम P2 कहें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्यू ई नॉट बाई एम, और टाइम की जगह पर कैपिटल टी की डबल और उसका स्क्वायर, बेसिकली आ जाएगा 4t²। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले रिवॉल्यूशन में जितनी पिच आई है दूसरे वाले में नहीं, ये दूसरे रिवॉल्यूशन में पिच नहीं है। ये कुछ वैसा हो गया ना कि अगर एक पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर मान लीजिए 5 मीटर चला और जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गए तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हो 20 मीटर हुआ, तो 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना चला होगा? वो तो 15 हुआ ना फिर।
तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये तो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद का डिस्प्लेसमेंट है, और पहला रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट किया था तो ये डिस्प्लेसमेंट हो चुका था। तो सेकंड वाली रिवॉल्यूशन में कितना हुआ, मतलब दिस इज पिच आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन। अगर मैं पूछूं कि पिच इन सेकंड रिवॉल्यूशन, पिच इन द स्पेसिफिकली सेकंड रिवॉल्यूशन, ये वैसे ही हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, दोनों में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड का मतलब 0 से 5 पूरा हो गया, और 5th कह रहे हो तो इसका मतलब वो पर्टिकुलरली 5वां सेकंड पूछ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड रिवॉल्यूशन, ये जो है ना, ये 2 रिवॉल्यूशंस का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और एक रिवॉल्यूशन में ये किया था हमने, तो दूसरे रिवॉल्यूशन में इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मतलब वो आंसर बनेगा हाफ QE बाई एम और 3T का स्क्वायर। यानी कि जितनी पिच हमने पहले रिवॉल्यूशन में पाई थी, जितनी पिच फर्स्ट रिवॉल्यूशन में आई थी, सेकंड रिवॉल्यूशन में उसका 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर पूछा जाता है कि तीसरी रिवॉल्यूशन में कितनी पिच आई होगी, थर्ड रिवॉल्यूशन की पिच, तो अगर हम टोटल पिच फाइंड करें आफ्टर 3 रिवॉल्यूशंस, टोटल पिच आफ्टर 3 रिवॉल्यूशंस, तो हम यहाँ पर जो टाइम है उसकी जगह पर कैपिटल टी का 3 टाइम्स रखते हैं, और जब यहाँ 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी रखते हैं तो यहाँ 4 की जगह 9 लेकर हमारा होता है। तो वो टोटल 3 रिवॉल्यूशंस का हुआ, उसमें से पहले 2 रिवॉल्यूशंस माइनस करते हैं अगर, तो पहले 2 रिवॉल्यूशंस में ये है, और 3 के बाद इसमें 9 का करवाना था, कितना बचता, 5 बचता, मतलब यहाँ जो 3 बच रहा है यहाँ पर क्या होता है 5। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले बार अगर अगर पहली रिवॉल्यूशन की पिच P है तो सेकंड रिवॉल्यूशन की पिच 3 टाइम्स आ रही है उसकी, थर्ड रिवॉल्यूशन की पिच 5 टाइम्स आ रही है, यानी कि पिच कितने रेशियो में चल रही है 1 3 5। चौथे रिवॉल्यूशन में जो पिच आएगी वो 7 होगी, यानी कि ये हेलिक्स होगा, लेकिन इसकी पिच हर रिवॉल्यूशन में ज्यादा होती जाएगी, मतलब हेलिक्स विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच। जैसे ऐसे रिवॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे इसकी पिच बढ़ती चली जाएगी। इसको स्क्रू के हिसाब से समझेंगे तो ये कहा जा रहा है कि स्क्रू को पहली बार घुमाने पे जितना अंदर गया, दूसरी बार टर्न करने पर वो बहुत ज्यादा अंदर चला गया, मतलब स्क्रू के अंदर जाने की स्पीड बढ़ती चली जा रही। और ये किसकी वजह से हो रहा है, पिच में जो इंक्रीमेंट आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली उसको एक्सेलरेट कर रहा है। अब जब वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन मिलती रहेगी तो स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। जबकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हेलिकल मोशन हुआ था कल, और देखो कल के लेक्चर में तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक केस बना था जिसमें हेलिक्स बन रहा था, लेकिन लेकिन उस हेलिक्स में पिच नहीं बदल रही थी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड से स्पीड बढ़ती नहीं है। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हेलिकल मोशन था उसमें पिच कांस्टेंट थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो हेलिक्स बन रही है उसमें पिच लगातार बढ़ रही है, 1 3 5 7 9 इस रेशियो बढ़ेगी। आया यहाँ तक समझे, तो समझने का मतलब ये देखो, ये इक्वेशन से याद कोई नहीं कर पाता है, मतलब बहुत टफ है कि हम ये सब याद कर लें, और वैसे भी याद करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर दिया हुआ है। पेपर में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में दीजिए, तो आपको तरीका क्या देना है, तरीका ये ध्यान रखो कि पहले आप, मतलब प्रोसेस ध्यान रखो, प्रोसेस ये होगा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर कर दिया जाए, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सर्कुलर मोशन हो रही है पहले वो सर्कुलर मोशन देखी जाए, वो कौन सी प्लेन में होना है वो देखा जाए, क्लॉकवाइज होना है कि एंटी क्लॉकवाइज होना है वो देखा जाए, और उस सर्कुलर मोशन से जिस प्लेन में सर्कल होगा, जैसे कि जेड एक्स प्लेन में हो रहा है तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होंगे। अगर सर्किल हमारा एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सर्किल से निकल जाएंगे, और जो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट होगा वो हम डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वल टू यूटी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर से करेंगे। बट ये सारा कुछ कब करोगे? ये सारा कुछ हम उन केसेस में करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया गया हो वो सेम दिया गया हो। ये पहला वाला केस था। अब दूसरे केस पर आओ। जो सेकंड कॉमन केस है इसमें, नाउ द सेकंड कॉमन केस इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर फील्ड्स and the particle start from rest. अच्छा, एक और चीज है कि ऐसा पिछले वाले में हमने क्यों किया, मतलब हमने ये जो लॉजिक लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग इफेक्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का अलग देख लेंगे, ये काम क्यों कर पाए? ये चीज कर कैसे पाए? मतलब ऐसा ऐसा क्या हमेशा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अगर साथ साथ हों तो हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड देख लें और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें? क्या ये चीज हर समय कर सकते हैं? तो पिछले वाले में क्यों कर पाए थे वो सुनिए। पिछले वाले में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल दिए गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स बनती है वो Q मल्टीप्लाइड बाई E होती है, और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स बनती है वो बनती है Q इंटू वी क्रॉस बी। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। ये वाला फोर्स क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आता है तो ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये सिंपली E को Q से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो ये वाला फोर्स हमेशा अलोंग E होगा। अब अगर E और B पैरेलल है तो क्या ये दोनों फोर्सेस कभी सेम डायरेक्शन में मिलेंगे आपको? ये वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल पर, और ये वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ई और बी हमेशा सेम डायरेक्शन में, ई एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। ये वाली फोर्स बी के परपेंडिकुलर और ये वाली फोर्स ई की डायरेक्शन में, तो क्या ये फोर्स और ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो गए? भाई ये फोर्स हमेशा बी के 90 डिग्री पर है और बी और ई सेम डायरेक्शंस में है, और ये फोर्स ई के डायरेक्शन में है। तो अगर ई और बी पैरेलल है, ये फोर्स अलोंग ई है और ई और बी सेम डायरेक्शंस में, तो एक तरीके से ये वाली फोर्स अलोंग बी भी हो गई, नहीं हो गई? और ये वाली फोर्स परपेंडिकुलर टू बी हो गई। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस हमेशा आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का बनाएंगे। इस वजह से अलग अलग करके देखो, क्योंकि जब ये दो फोर्सेस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे तो ना तो इसका कोई कंपोनेंट इसमें जाएगा और ना इसका कोई कंपोनेंट इसमें जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगी और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। रीजन ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं। मतलब मैकेनिक्स में कुछ ऐसा हो गया, एक फोर्स 10 न्यूटन की वाई एक्सिस पर और एक फोर्स 20 न्यूटन की एक्स एक्सिस पर। तो क्या इसे 10 न्यूटन का कोई भी कंपोनेंट 20 वाले के डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। और 20 वाले का कोई भी कंपोनेंट 10 में नहीं जाएगा। क्लियर हुआ है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर नहीं होगा। तो ये दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है, इसीलिए एक बार सिर्फ इसको कंसिडर किया गया था और एक बार सिर्फ इसको। ये रीजन था उसमें। ये कुछ वैसे ही है। देखो मैकेनिक्स में ये काम कई बार हुआ है। मैकेनिक्स में जैसे कोई पार्टिकल इनक्लाइंड प्लेन पर आए, सपोज करो एक पार्टिकल इनक्लाइंड प्लेन पे चले, तो हम उसमें इधर के साइड पर mg sin थीटा दिखा देते हैं।
परपेंडिकुलरली नॉर्मल, परपेंडिकुलरली mg cos थीटा, एंड सपोज अगर फ्रिक्शन होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में म्यू इंटू नॉर्मल भी दिखाओगे। कभी ऐसा किया आज तक हम लोगों ने कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने नॉर्मल या mg cos थीटा को यूज किया? इसमें कौन सी फोर्सेस यूज की जाती हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए? क्यों नहीं करते हो? mg cos थीटा नॉर्मल को क्यों नहीं कैलकुलेट यूज करते? नहीं, क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि वो भाई mg sin थीटा और mg cos थीटा ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो जो इस साइड एक्सेलरेशन आएगी आपकी, उसमें ना तो नॉर्मल का कंट्रीब्यूशन होगा ना ही, और ये रीजन वही है क्योंकि ये दोनों चीजें बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर साइड पर, यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उसमें ये वाला नहीं आ रहा, और जिधर ये वाला फोर्स काम कर रहा है उधर ये वाली फोर्स नहीं आ रही है, मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब आप इस वाले फोर्स का एक्सेलरेशन निकालोगे तो इसका यूज नहीं होगा उसमें, और जब इस वाली फोर्स का एक्सेलरेशन निकालेंगे तब इसका कोई यूज नहीं करेगी। लेकिन अब जो दूसरा वाला केस ले रहे हो, ई और बी विच आर परपेंडिकुलर, इसमें इसमें सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्वेश्चन लिखो इसका, मतलब इसका न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखिए। a particle q comma m, question is a particle q comma m a particle which is q comma m is at rest at origin 0 comma 0 comma 0, is at rest at 0 comma 0 comma 0। उसके बाद ये दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज ई नॉट j cap and magnetic field given as b equals to b naught k cap। होगा ये परपेंडिकुलर है, ई और बी परपेंडिकुलर है। फाइंड फाइंड पहला पार्ट है पार्ट 1 स्पीड, फर्स्ट पार्ट स्पीड एट सम कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर स्पीड। इसका आंसर देते जाओ फिर अगले पार्ट बताएं, पहले इसको इसको बताओ क्या करेंगे। स्पीड निकालना है किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर, पीछे बता चुके हैं। स्पीड निकालना हो जब भी So work स्पीड, energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके लिए वर्क एनर्जी देखो, इसको सॉल्व करो फिर अगला पार्ट देखिए। स्पीड कैलकुलेट करनी है, जस्ट यूज द वर्क, वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वर्क भी सिर्फ कौन करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से वर्क इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या कहीं नहीं आता, तो सीधा सीधा इसका आंसर देंगे वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लिखेंगे क्यू ई नॉट, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हमको कंप्लीट नहीं देखना होता है, जिस तरफ फोर्स लगा है उसी साइड डिस्प्लेसमेंट देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे लगी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस का देखेंगे, यानी सिर्फ वाई। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बट इनिशियली वो रेस्ट पे है। ये पार्ट तो ऑब्जेक्टिवली सॉल्व हो जाता है, ये आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा स्पीड का। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड पार्ट, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड पार्ट मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज टाइम के फॉर्म में निकालनी, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम।
अब देखो इसमें जो अप्रोच हमने पिछले क्वेश्चन में ली है वो इसमें नहीं ले पाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि पहले आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देख लो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, वो काम यहाँ पर नहीं कर पाओगे। सर क्या यहाँ पे रीजन है कि ट्रेजेक्टरी नहीं कर पाओगे? साइक्लॉइड बनेगी। हाँ, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे में इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो उसका डायरेक्शन वाई रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी क्या वो कभी जेड एक्सिस पर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड के परपेंडिकुलर होनी है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप जेड एक्सिस पर ले रहे हो तो इससे लगने वाली फोर्स कहाँ पे होगी? या तो एक्स पे वही या तो पे। वाई पे, और वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ये मिक्सिंग पिछले एग्जाम्पल में नहीं हो पा रही, समझ पा रहे थे? तो जब मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिक्स हो सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिक्स हो सकती है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हम इनको सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि पहले सिर्फ ई देख लें और पहले सिर्फ बी देख लें। वो मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर मेथड चाहिए। क्या है प्रॉपर मेथड, वो देखो। लेट let the velocity at a particular time is vx I cap plus vy j cap and plus vz k cap। लिखते रहो, एक एक स्टेप लिखते रहिए। मान लेते हैं कि वेलोसिटी ये आएगी, मतलब इतनी वेलोसिटी टी टाइम बाद आएगी, मान लिया। हाँ? नहीं देखो एक्चुअली क्या है, आप समझ नहीं पा रहे। आप इसकी थ्योरी नहीं समझ पा रहे हो। देखिए जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसे हम कहते थे कि बॉडी को यू स्पीड से थ्रो किया और थीटा एंगल पर थ्रो किया। अब उसमें अगर आपसे कहा जाता था कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी बताइए, तो टी टाइम बाद जब हमें उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती थी, तो हम ये नहीं कहते थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो होगी वो चेंज नहीं करेगी, यू cos थीटा होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज कर जाती थी। उसको शायद हम लोग यू साइन थीटा माइनस जी टी करते थे। तो क्या आर्ग्यूमेंट था उस समय? आर्ग्यूमेंट क्या था कि इस तरफ वाली वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हो आप, उस तरफ मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्यों नहीं चेंज करते? उस उस डायरेक्शन पे डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में तो फोर्स है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वाई डायरेक्शन की फोर्स से एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बदल जाए? नहीं हो सकता ना मैकेनिक्स में। वाई एक्सिस की फोर्स एक्स डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी, और ऐसे ही अगर कहीं पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगी तो उसका इफेक्ट कहाँ पर नहीं आएगा? वाई डायरेक्शन में नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो पिछले वाले केस में क्या यही नहीं हो रहा था कि ई और बी जब पैरेलल हो गए थे तो दोनों के फोर्सेस एक दूसरे में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे? अब आप कह रहे हो कि जैसे इसमें इसमें एक्चुअली होगा क्या, देखो एक बार फिर समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, एक बार फिर लिख रहा हूँ यार, ये हम क्यू ही लिखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं क्यू इंटू वी क्रॉस बी। स्टार्टिंग में क्या होगा? जब वो स्टार्ट हुआ होगा तो स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो अगर हम पूछे आपसे कि हाउ मच विल बी द फोर्स इन स्टार्टिंग, जब स्टार्ट किया होगा तो उस समय की फोर्स बताए। तो स्टार्ट किया है उस समय वेलोसिटी नहीं थी, सर क्यू ई जब रहेगी वेलोसिटी सर। होगी ही नहीं, स्टार्ट करते समय जब वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो सिर्फ फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? जे कैप। इसका मतलब पार्टिकल किधर चलना स्टार्ट करेगा? वाई एक्सिस में। इसका मतलब वाई एक्सिस पर कुछ वेलोसिटी आएगी। अब जैसे ही वाई एक्सिस पर वेलोसिटी आएगी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसे ही पार्टिकल ने वाई एक्सिस पर चलना स्टार्ट किया, जब देयर इज अ वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस,
तो जैसे ही वाई एक्सिस पर वेलोसिटी आई, मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप और क्रॉस बी के कैप किधर? तो अब क्या हो रहा है, स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्ट करके जो वेलोसिटी आपको मिली, उस वेलोसिटी पर फोर्स कौन लगा रहा? तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने पार्टिकल से कहा कि स्टार्ट ऑन द वाई एक्सिस, जैसे ही पार्टिकल ने वाई एक्सिस पर स्टार्ट किया, और ये स्टार्टिंग वेलोसिटी मिली किसकी वजह से थी? स्टार्टिंग वेलोसिटी मिला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन इस वेलोसिटी पर आप फोर्स कौन लगा रहा है? यानी कि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मोशन बना, उसको मैग्नेटिक फील्ड ने डिस्टर्ब नहीं कर दिया। बोलिए, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेगी। मतलब अगर इससे कुछ वेलोसिटी बनेगी, तो उस वेलोसिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा देगी। क्लियर हुआ ये? यानी इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली अलग कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली अलग कर दिया। सेपरेशन तब कर सकते थे जब मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेलोसिटी पर कोई फोर्स ना लगाए। पिछले वाले में क्यों कर पाए थे? देखो एक बार फिर समझो, पिछले वाले में ये काम क्यों किया था। आप सोचिए अगर ई और बी सेम डायरेक्शन में होते, फॉर एग्जाम्पल ये जे कैप रहा होता, मान लो, क्या होता बताइए अगर ये जे कैप रहा होता? स्टार्टिंग में तो फिर अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता, मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में रहे थे और ये रेस्ट पे होता, तो एक बार फिर से स्टार्टिंग में फोर्स कौन लगाएगा? किधर लगाएगा? उससे वेलोसिटी कहाँ मिलेगी आपको? वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर वेलोसिटी मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस पर है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा? ऐसे नहीं करेगा। यानी कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिक्स नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इसको जे कैप से हटा करके के कैप कर देते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, उसको मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देगा। यानी दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसमें अप्रोच थोड़ी अलग करनी होगी आपको। अप्रोच ये रखो, पूरी मैथमेटिकल अप्रोच, दैट दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अब आप कंप्लीट फोर्स क्या लिखोगे? ना अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो नेट फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लिखेंगे क्यू ई नॉट जे कैप, और एक मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लिखेंगे, वो आएगी क्यू और वी क्रॉस बी। इन दोनों में जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वी क्रॉस बी जब करेंगे, वी क्रॉस बी, तो उसमें पहला टर्म आएगा वी एक्स बी नॉट, और वो होगा आई क्रॉस के माइनस जे। एक और टर्म आएगी वी वाई बी नॉट, और इसमें क्या आंसर आएगा देखिए, जे क्रॉस के आई कैप, और एक और टर्म आएगी वी जेड बी नॉट के क्रॉस के, और डेट इज 0। ये नेट फोर्स बना। इसको डिवाइड करेंगे मास से, क्या बनेगा? ये नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन। अब ये बताइए, इसमें आपको वाई डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन दिख रही है और एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन दिख रही है? इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कितनी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है और कितनी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में? तो ये जे कैप आ रहा है, ये जे कैप आ रहा है, ये आई कैप आ रहा है, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लिए हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस यानी कि ए एक्स जिसको कहोगे, ये लिखेंगे हम क्यू बी नॉट वी वाई बाई एम। और काइनेमेटिक्स के हिसाब से एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डीवी अपॉन डी टी, बट क्योंकि ये एक्सेलरेशन का एक्स वाला कंपोनेंट है, तो डीवी बाई डी टी में जो वी होगा वो भी आपका वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाला होगा। ये हो गई एक इक्वेशन। सिमिलरली ये जे कैप और ये जे कैप, यानी कि टोटल एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस के ऊपर है, जे कैप टोटल एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस,
वो बन रहा है हमारे लिए Q E नॉट बाई एम माइनस माइनस Q B नॉट वी एक्स बाई एम। और इसको भी काइनेमेटिक्स के हिसाब से, इस चीज को भी काइनेमेटिक्स के लैंग्वेज में, बिकॉज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है, तो इसको लिखेंगे dv y अपॉन dt नॉट इज सेकंड इक्वेशन। इतना लिखे, फिर आगे का तरीका बताएं। क्या हो गया? ये दोनों टॉपिक टफ है यार, दोनों टॉपिक टफ है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट करना कि एक सिचुएशन में हम ई और बी को सेपरेटली डिस्कस करके आराम से कर ले रहे थे, अभी हमारी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है इसमें, ई और बी सेपरेट नहीं हो पा रहे। ये बात समझ आई कि क्यों नहीं कर पा रहे सेपरेट इनको? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एक्सेलरेशन मिली थी, जो वेलोसिटी मिली थी, उस वेलोसिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट आ रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की मोशन को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो जब अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे फिर, और यही काम हम कर रहे हैं। हम कंबाइंड फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कंबाइंड फोर्स कैलकुलेट करके कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब इसके आगे थोड़ी कैलकुलस रहेगी। इतना लिख लो फिर बताइए। अरे उससे आया है ये, एक्चुअली हम लोगों ने क्यू ई और प्लस क्यू वी क्रॉस बी किया है ना हमने। तो जब आप, ये पूरे वेक्टर है, इसके एक्चुअली हमने वेलोसिटी के आगे ये वाला क्रॉस किया था, क्रॉस बी नॉट के कैप लगाया था, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था कि वी एक्स बी नॉट का मल्टीप्लीकेशन होगा, उससे ये बनेगा, वी वाई बी नॉट का मल्टीप्लीकेशन करके दूसरा टर्म आएगा, और वी जेड और बी नॉट की मल्टीप्लीकेशन से कुछ नहीं आएगा, बिकॉज के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। ये जो वी क्रॉस बी कर रहे हैं, इससे दो टर्म्स आ रही है, एक टर्म ये वाली आ रही है और एक टर्म ये वाली आ रही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये दो चीजें मैग्नेटिक फील्ड से आ रही है, और ये वाली चीज कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? नहीं, आप देखिए ऐसे समझो, शायद ये हमने स्टार्ट रेस्ट पे थे, फिर से देखो, एक बार समझो जरा इसको। हमारा जब स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से एक बार बताओ, सबसे पहले कौन फोर्स लगाएगा? हाँ? किधर की तरफ? जे कैप। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। जैसे ही वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगा ली, किधर की तरफ? आई कैप। तो अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से वाई डायरेक्शन में स्टार्ट हुए, फिर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रही। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है पार्टिकल के मोशन को डेविएट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको वाई डायरेक्शन में स्टार्ट दे रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग कर रहा था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा करके और डेविएट कर देगी। डेविएट कर देगी, इसका मतलब ये पार्टिकल जो वाई एक्सिस के ऊपर स्टार्ट किया था, थोड़ी देर बाद डेविएट करके ऐसे जा रहा होगा, ये डेविएट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब ये डेविएट कर जाएगा, तो अब इसकी वेलोसिटी में एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा
और एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा ये। तो क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शंस में हो गई, मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, एक वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाएगी और एक वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट, और यही वो दो फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पर और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पर। तुम जो मेरे ख्याल से सोच रहे हो वो खाली इनिशियल वाला देख रहे हो कि इनिशियल मोमेंट पर मैग्नेट जब स्टार्ट किया था तब मैग्नेटिक फोर्स एक्स पे थी, लेकिन उसकी वजह से डेविएशन हो गई। डेविएशन होने का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल चुकी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने का मतलब अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन गए, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके आगे का प्रोसीजर देखो। एक काम करेंगे, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करें। सेकंड इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो डी डी वी वाई बाई डी टी है, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ वी वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरे साइड पर जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्यू ई नॉट बाई एम, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ई नॉट भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म बिकम्स जीरो। माइनस साइन यहां पर है, क्यू बी नॉट बाई एम और वी एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा, वी एक्स डिफरेंशिएट होगा तो वो डी वी एक्स बाई डी बनेगा, और डी वी एक्स बाई डी की जो वैल्यू है, डी वी एक्स बाई डी इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, तो ये जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पर, स्टेप लिख नहीं रहा हूं, हम लोग इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसका पहले टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, सेकंड टर्म में क्यू बी नॉट बाई एम और वी एक्स को डिफरेंशिएट किया है, वो बन गया डी वी एक्स बाई डी टी, और डी वी एक्स बाई डी टी की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू उसमें एंटर करेंगे। जब ये काम करेंगे तो ये क्यू बी नॉट बाई एम का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में यहाँ पर वी वाई बन जाएगा। ये पार्ट एक बार फिर देखो अपने लिए, नहीं आप देखो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर याद करो, देखो एक चीज याद करिए, एसएचएम चैप्टर जब पढ़ा गया था तो उसकी एक कंडीशन बताई गई थी, एसएचएम की कंडीशंस, और कंडीशंस ऑफ एसएचएम बताई गई थी कि एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एसएचएम की कंडीशंस। और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है एक्स का डबल डिफरेंशिएशन, लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी इक्वेशंस नहीं है? ये वाली इक्वेशन और एसएचएम की ये जो इक्वेशन है, दोनों में कोई फर्क तो दिख नहीं रहा है, इधर भी डबल डेरिवेटिव है, इसमें भी डबल डेरिवेटिव है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, किसी कांस्टेंट का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी किसी कांस्टेंट का स्क्वायर बनता है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसे हैं। जब इक्वेशन से एक जैसे होंगे तो सोल्यूशन भी एक जैसे आएंगे, और इसका जो सोल्यूशन था, इस इक्वेशन में जो सोल्यूशन बनता था इसका, वो बनता था एक्स बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस फाई नॉट, एसएचएम की इक्वेशन। तो क्योंकि ऐसी ही इक्वेशन ये भी है,
बिकॉज इसी के सिमिलर ये इक्वेशन बन रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम लोगों ने यहाँ vy, तो हम सिमिलर सॉल्यूशन देंगे कि vy शुड बी इक्वल टू सम a साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो ओमेगा की जगह q b नॉट बाई एम है इंटू टी एन प्लस फाई नॉट, ये इसका सोल्यूशन बनेगा। अब ये पूरा मैथ वाला पार्ट है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती नहीं है, तो उसको हमने एसएचएम से कंपेयर किया। इसमें लॉजिक ना ढूंढो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें आपको यही काम करना ही पड़ेगा, मैथ लगानी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है इसका। भाई पिछला वाला केस सिंपल कर सकते थे, वो कर दिया क्योंकि उसमें कैलकुलस नहीं लगाई हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने का एडवांटेज उठा लेता है, इसमें वो एडवांटेज मिल नहीं रहा। अब इसमें ए और फाई नॉट निकालने पड़ते हैं, और ए और फाई नॉट निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन देखनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशंस का मतलब बिगिनिंग में क्या स्टेटस था, जब स्टार्ट किया गया, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम जब जीरो था तो पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी थी उस समय, जीरो। तो टाइम जीरो पर अगर पार्टिकल के पास जीरो वेलोसिटी, तो इसका मतलब वी वाई भी जीरो आना चाहिए। यानी इस इक्वेशन में अगर टाइम को जीरो रखा जाए तो एलएचएस पर जीरो आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, मतलब अगर आप यहाँ टाइम को जीरो रखते हो और आपको यहाँ पर जीरो वैल्यू चाहिए, तो फाई नॉट क्या रखना चाहिए, जीरो। इट इम्प्लाइज फाई नॉट इज जीरो बिकॉज टाइम जीरो, वी बाई जीरो था, तो इट इम्प्लाइज दैट फाई नॉट शुड बी ए जीरो वैल्यू। और दूसरी एक और बात देखो, टाइम जीरो पर चेक करना, सबसे पहले एक्सेलरेशन कहाँ मिला था मुझे, सबसे पहले स्टार्ट जब कभी डिस्कशन हो रहा था तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कहाँ आई, वाई डायरेक्शन में। तो टाइम जीरो पर डी वी वाई बाई डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन इन वाई एक्सेस, टाइम जीरो पर एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सेस। नोटिस करो टाइम जीरो पर पार्टिकल रेस्ट पे था, जब पार्टिकल रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स नहीं लगाई होगी, तो इसका मतलब उस समय जो फोर्स लगी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से लगी होगी, तो ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ने दी होगी। इसका मतलब ये वैल्यू क्यू ई बाई एम रही होगी। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डी वी वाई बाई डी टी के लिए हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे और उसमें अगर हम टाइम को जीरो रखें तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जब हम वी वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें टाइम को जीरो रखिए, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर एक चीज तो ए बनेगी, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन वाली चीज कॉस हो जाएगी। और ये वैल्यू, ये जो डिफरेंशिएशन किया आपने डी वी वाई बाई डी टी, उसमें अगर हम टाइम को जीरो पुट कर लें तो हमें क्यू ई नॉट बाई एम आंसर आना चाहिए। मतलब ये वैल्यू इक्वल्स टू क्यू ई नॉट बाई एम है अगर आप यहाँ पर टी को जीरो पुट कर दें, और फाई नॉट ऑलरेडी जीरो आ चुका है, तो टी जीरो पुट कर रहे हैं एंड फाई नॉट पहले से ही जीरो आ चुका है। क्या कैपिटल ए नहीं मिल गया इसमें, कितना,
इम्प्लाइज कैपिटल ए बराबर क्यू ई नॉट बाई एम। जब ये दोनों चीजें मिल गई तो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर फाइव नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, एंड नाउ वी वाई की कंप्लीट वैल्यू मिल गई। सर हाँ जी, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी तो होगा ना, मतलब अंदर भी चेन रूल के हिसाब से, तो क्यू बी नॉट बाई एम का एक और टर्म आ जाएगा। ओमेगा भी आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती हो गई, हाँ गलती, मिस्टेक हुई, डिफरेंशिएशन गलत हो गया, डिफरेंशिएशन गलत हो गया। एक्चुअली जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्यू बी नॉट बाई एम भी बाहर आएगा, सॉरी, तो उससे ए की कुछ अलग वैल्यू आएगी, क्यू बाई एम चला गया तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट। तो नाउ आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, ई नॉट बाई बी नॉट साइन क्यू बी नॉट बाई एम टी एंड फाइव नॉट इज 0। ठीक है, अब एक से बाद एक काम करना होगा, मैथ बहुत ज्यादा है। जो वी वाई सॉल्व हुआ है उसको इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर वी वाई का डेरिवेटिव रखते हैं, और जब वी वाई के डेरिवेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी एक्स सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा भाई, वी वाई कैलकुलेट हो गया, वी वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर राइट साइड पर रखा हुआ है, तो राइट साइड पर अगर हम वी वाई का डिफरेंशिएशन करके रखते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वी एक्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी। जरा देखें क्या बन रही है, यहाँ पर वी वाई का डेरिवेटिव डी वी वाई बाई डी टी, तो ये वी वाई है, इसका डिफरेंशिएशन करके राइट साइड पर रखो, और फिर इसको और इसको जब सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो वी एक्स की कुछ वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर रखो वी वाई का डिफरेंशिएशन, यहाँ रखो, और उसके बाद इधर उधर मतलब करके और वी एक्स निकालना जाना है, टारगेट इज टू फाइंड द वी एक्स वैल्यू। या फिर एक दूसरा तरीका और हो सकता है, दूसरा तरीका एक और हो सकता है, अगर इसमें दिक्कत है सर कि वी वाई की वैल्यू यहाँ रख लें और इधर से इधर ले जा करके इंटीग्रेट कर दें उसको, तो भी आ जाएगा। ये वी वाई की वैल्यू यहाँ रख लें और फिर डी टी को इस तरफ ले जा करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, तो इससे भी वी एक्स मिल जाएगा। सर वी एक्स कुछ ऐसे आ रहा है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, वन ब्रैकेट में वन माइनस, वी एक्स आएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट और वन माइनस कॉस कॉस, क्यू बी नॉट बाई एम टी, यस सर। ये आएगा वी एक्स की वैल्यू। यस ये सबसे टफ पार्ट है इसका, मतलब इलेक्ट्रिक में सबसे टफ वाला टॉपिक यही है। ठीक है, अभी भी कहानी नहीं खत्म हुई क्योंकि अभी हमको निकालना कुछ और है, हमें वेलोसिटी नहीं पूछी गई है क्वेश्चन में। क्या पूछा हुआ था, तो भी एक स्टेप बचा हुआ है। ये जो वी वाई है इसको हम रखेंगे डी वाई बाई डी टी, और एक बार इंटीग्रेशन फिर होगा भी। नाउ वाई की वैल्यू,
तो ये आएगी एम ई नॉट अपॉन क्यू बी नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, और साइन वाला इंटीग्रेशन है तो कॉस बन गया और उसमें लिमिट रखेंगे। और ऐसे ही वी एक्स को डी एक्स बाई टी रखेंगे, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आएगा। ये कुछ आंसर बन रहे हैं। यानी पूरा बेकार टाइप की चीज है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं होगा ये, तो इतना लंबा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है, अभी भी अब ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी? तो ये अजीब सा ही इक्वेशन है यार, एक बड़ी इक्वेशन, बड़ी गंदी सी है ये। सर्किल की इक्वेशन है ही नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाले में यहाँ भी टाइम आ रहा है ना। ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है, एक्चुअली साइक्लॉइड बोलते हैं इसको। क्योंकि इसमें देखो क्या होगा, अगर आप y की बात करो ना, देखिए y की बात करें, कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। तो अगर ये कॉस की वैल्यू -1 रखते हैं हम, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर कॉस की वैल्यू +1 रखते हैं, यानी y की वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 2m ई नॉट डिवाइडेड बाय क्यू बी नॉट स्क्वायर है। यानी कि y की एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज बन रही। ठीक है, यानी y एक्सिस पे टू एंड फ्रो मोशन होगा ये, y एक्सिस में टू एंड फ्रो मोशन। ये कह सकते हो कि y एक्सिस में ऑसिलेशन होगी। और x एक्सिस पे देखिए, अगर इसमें एक और काम करोगे, देखो इसमें x जो बन रहा है, इसमें हम एक काम करेंगे, m ई नॉट बाई क्यू बी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, अगर ये चीज कॉमन ले ली जाए, m ई नॉट बाई क्यू बी नॉट स्क्वायर, ये बनेगा क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी माइनस साइन क्यू बी नॉट टी बाई एम। तो ये जो अंदर वाली चीज आप देख रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्री में इट इज समथिंग लाइक x, मतलब इट इज समथिंग लाइक थीटा माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखिएगा, तो ये पूरी चीज थीटा है और वो साइन थीटा हो गया। और थीटा साइन थीटा से हमेशा बड़ा होता है, मैथ की प्रॉपर्टी है कि थीटा की वैल्यू साइन थीटा से हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी।
तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसके अलावा हमें नहीं पता कि अपने मैथ में ये ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर जितना हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा, अगर हम थीटा का ग्राफ प्लॉट करें या y और x का ग्राफ है, मतलब एक y हो एक x हो, तो ये लाइन बनती है y इक्वल टू एक्स की, और ऐसे बनता है y इक्वल टू साइन एक्स। इसीलिए कहा जाता है कि जब x टेंडिंग टू जीरो होता है तो साइन एक्स की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर हो जाती है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, साइन एक्स और x के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बड़ा होता जाता है, यानी ये डिफरेंस लगातार बढ़ता रहेगा, यानी कि x की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। मतलब x कभी भी वापस कम नहीं हो सकता, एक बार एक x की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकली हो रहा है, मतलब मैथ के अकॉर्डिंग। ये तो पढ़ा होगा ग्राफ में, नहीं पढ़ा है कि x माइनस साइन एक्स हमेशा इंक्रीज होता है लिमिट्स में। हाँ, तो ये कुल मिलाकर के अब कैसा ग्राफ हुआ ये, कुल मिलाकर के ये चीज देखो ऐसी हुई, y की मिनिमम वैल्यू 0 है और y की एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है और ये y की मिनिमम वैल्यू 0 है। y की मैक्सिमम वैल्यू बन रही है 2m ई नॉट बाई क्यू ई नॉट स्क्वायर। पार्टिकल सुनो, देख ली, पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था, y की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जाएगी, फिर मैक्सिमम से 0 आएगी, फिर 0 से मैक्सिमम जाएगी, फिर मैक्सिमम से 0। लेकिन इस बीच में x की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ बढ़नी चाहिए, पीछे मतलब x की वैल्यू रिवर्स बनी जाएगी कभी। तो ये 0 से मैक्सिमम को टच करेगा, फिर मैक्सिमम से नीचे आएंगे, उस समय भी x की वैल्यू बढ़ेगी, फिर ये मैक्सिमम y तक जाएंगे, फिर x बढ़ेगा, और फिर ये ऐसे, ये कुल मिलाकर इस तरीके का पाथ बनेगा। इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो लगातार x की वैल्यू बढ़ रही है, और इसी को साइक्लॉइड कहा गया है। नाउ द कंप्लीट मोशन विल बी अ साइक्लॉइड। बना ली, बहुत डिफिकल्ट है ये। मेंस के लिए इसको स्किप करा जा सकता है, अगर फाइनल एग्जाम में तो आप चाहो तो स्किप कर दो, तो उम्मीद कमी है कि इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, बट अगर पीवाईक्यू से पूछा जाएगा तो एक्चुअली 98 में ये जेई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट। तो अगर हो सकता है वो उठा करके वहीं से डाल दें अगर पेपर में। 98 में बहुत पहले पूछा गया था कि द ट्रेजेक्टरी विल बी, तो लोगों ने बस याद कर रखा था कि इसका आंसर साइक्लॉइड आएगा। वो क्या करे, वो कोई तरीका ही नहीं इसके अलावा, सॉल्व करने की हिम्मत किसी की है नहीं। नहीं लगो, लोग याद कर लीजिए कि भैया साइक्लॉइड होता है, सिंपल, कोई और रास्ता नहीं मेरे पास इसके अलावा। उस समय तो जे एडवांस था, 98 में मेंस कहाँ होता था। एडवांस में तो आ सकता है, एडवांस में अभी तो 2-3 साल पहले इस आर्टिकल के ऊपर एक मैचिंग आई है, वो भी सिंगल, वो नहीं होती मल्टीपल मैचिंग वाली, वो आई है। मतलब लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के खूब सारे केसेस बताए गए थे, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग लेकर के, और राइट साइड पर 4-5 ट्रेजेक्टरी लिखी हुई थी, इनको मैच करना था कि किसमें क्या ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो ये ऑब्वियसली अगर हमें पहले से नहीं मालूम होगा तो हम वहां बैठ करके अगर आप सॉल्व करेंगे, 5 केसेस है
तो हम 5 केसेस को सॉल्व करें, 5 केसेस की ट्रेजेक्टरी निकाले, तो पूरा पेपर तो वही ले गया। हाँ? नहीं बताते हैं लोग, ये हर बच्चा देखिए, जो भी सीरियस बच्चा होता है वो इन सबको याद कर लेता है। टोटल टोटल तुम लोगों ने अगर देखा जाए तो 4 से 5 केसेस किए हमने, तो तरीका इसमें भलाई इसी में है कि इसको याद रखिए। टाइम अगर बचाना चाहते हो तो ये भाई हमने एक पूरी क्लास हमारी चली गई इसके ऊपर। और ये हम लोग नहीं करवा रहे, देखिए हम लोग की मजबूरी है भैया। आप ये किताब खोलो, दिखाए हम लोग कौन सा शौक लगा ये सब पढ़ाने का। हमें तो जितना कम पढ़ाना उतना अच्छा हो। मतलब ये एक्चुअली हम लोग नहीं कर रहे भाई, आपके बुक्स में है, पेपर्स में आता है। HCV के सेकंड वॉल्यूम में, HCV के सेकंड वॉल्यूम में पेज नंबर 234 पे जाओ। पेज नंबर 234 सेकंड वॉल्यूम में 234 पे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पहले तो आप। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उसमें दोनों दोनों फील्ड दी गई है। तो ये समझो कोई हम लोग ऐसा नहीं कि लेवल ऊपर बढ़ा रहे हैं, भाई जो बुक में है वही पढ़ा रहे हैं। 51 हालांकि इजी है, बिकॉज 51 में क्या निकालना है आपको, स्पीड। तो 51 इतना लंबा, उसमें क्या करेंगे, वर्क एनर्जी। 51 इज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी बताया आपसे कि स्पीड अगर पूछ रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। तो 51 तो डायरेक्ट एक दो लाइनों में हो जाएगा, 51 में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका अगला वाला देखो जरा, 52 वाला देखो, 52 वाला देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नेग्लेजिबल स्पीड है, मतलब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी डाली गई है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। अगर डायग्राम पढ़ के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, और चार्ज एट रेस्ट है। तो ये पूरा यही वाला आर्टिकल है, कंप्लीटली यही आर्टिकल है, चार्ज एट रेस्ट और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर। और सिर्फ यही वाला क्वेश्चन नहीं, पेज नंबर 228 पे जाओ, पेज नंबर 228, पेज नंबर 228, सॉल्व एग्जांपल 11, पेज नंबर 228 का सॉल्व एग्जांपल 11, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे छोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों दी गई है, और वही पूछा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा है इसमें। अगर आप इनका सोल्यूशन देखोगे तो ये पूरा वही सोल्यूशन है जो हम लोगों ने भी किया है, ये सब वही काम किया है, डबल डिफरेंशिएशन। देखो राइट साइड पर इवन लिखा भी है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM से कंपेयर करके वही सारा काम किया जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। और तरीका और कुछ है ही नहीं, इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच है। बट अगर 52 वाला क्वेश्चन आए मान लीजिए, तो कैसे करेंगे, तो 52 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो ये जो तरीका है ना, ये जो पूरा हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा मेथड लगाया है, इसको आसान कर दे रहे हैं। इसका सिंप्लीफाइड मेथड भी है जिससे याद कर सकते हो उसे। थोड़ा सा वापस चलेंगे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में जब आप रोलिंग रोलिंग कंसिडर करते थे हम लोग, याद करो, जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में हो, मैकेनिक्स में अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कंडीशंस में है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की क्या वेलोसिटी बोलते थे उसमें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्योर रोलिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस हो, अगर कि सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी v है और बॉडी की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो याद करिए v जीरो। इक्वल्स टू r ओमेगा। हाँ, और कहते थे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो आएगी, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। जरा इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा,
बॉटम वाला पॉइंट, मतलब अगर यहाँ पर कोई एक मार्क होता, यहाँ पर हमने कोई मार्क किसी कलर से हम लोगों ने इस व्हील के ऊपर मार्क बना दिया होता, तो ये मार्क टाइम के साथ कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ये व्हील 90 डिग्री रोटेट कर गई और आगे बढ़ चुकी है। तो जब ये व्हील 90 डिग्री रोटेट करके आगे जा चुकी होगी, तो ये वो पॉइंट जो बॉटम पे था अब कहाँ मिलेगा आपको, अगर ये 90 डिग्री घूम चुकी हो। तो जब ये व्हील 90 डिग्री टर्न कर चुकी होगी, तो जो पॉइंट यहाँ बॉटम पे था वो बिल्कुल सेंटर के सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पर मार्क आ जाएगा। जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा, तो यही पॉइंट अब टॉप पर होगा। 270 डिग्री घूमने के बाद जब ये व्हील 270 डिग्री घूम जाए, तो वो पॉइंट सेंटर के सामने राइट साइड पर होगा। और जब पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये व्हील पूरा 360 डिग्री घूम चुकी है, कहाँ आएगा वो? फिर वो पॉइंट नीचे आ जाएंगे। ऐसे में अगर आप इस पॉइंट की ट्रेजेक्टरी देखोगे ना, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया, यहाँ से यहाँ आया, अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखो, ये भी साइक्लॉइड होता है। ये इस तरीके की ट्रेजेक्टरी बनती है साइक्लॉइड वाली। अब मुझे नहीं याद है कितना रोटेशनल इस समय याद है। ये क्लास में हुआ था कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो ये जो डिस्टेंस कवर होती है, ये 2 पाई आर के बराबर होती है। लेकिन ये जो लेंथ ऑफ साइक्लॉइड बनती है, लेंथ ऑफ साइक्लॉइड, ये 8 इंटू आर है। पता नहीं कहीं कहीं कैलकुलेशन किया गया होगा इसका किसी न्यूमेरिकल में। समझ पा रहे थे? में 8 आर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होता है, डिस्टेंस 8 आर होता है। ये बताओ, जो पॉइंट ग्राउंड पे है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा सकता है? जो पॉइंट ग्राउंड पे है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? 2 आर। यहीं तक तो जा सकते हो, इससे ये हाइट मैक्सिमम 2 आर नहीं हो सकती? कंपेयर करिए y की मैक्सिमम वैल्यू। कंपेयर करें इसे। चीजें याद कैसे करनी है वो देखो। कल हम लोगों ने वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था, तो मैं सिर्फ याद करने का जुगाड़ बता रहा हूँ कैसे आप याद करोगे चीजों को। वेलोसिटी सेलेक्टर में जो वेलोसिटी सेलेक्ट हुई थी उसकी वैल्यू कितनी आई थी? वेलोसिटी सेलेक्टर में जो वेलोसिटी सेलेक्ट हुई थी उसकी वैल्यू ई बाई बी। E upon B. ई बाई बी। तो लेट वेलोसिटी इज ई बाई बी। अब देखो बता रहे हैं, लेट वेलोसिटी इज ई बाई बी, वेलोसिटी सेलेक्टर। ओमेगा मैग्नेटिज्म में क्यू बी बाई एम है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगाए, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो r क्या बनेगा? इफ वी पुट v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, r पुट v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, मतलब r इक्वल टू v डिवाइडेड बाई ओमेगा, v बाई ओमेगा, वो एम ई स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर करके देखो r। r जब निकालोगे ना v इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करके, ये v है ये ओमेगा है, पुट v इक्वल टू आर ओमेगा, देन r की जो वैल्यू बनेगी वो एम ई अपॉन बनेगा। क्या ये उसी का डबल नहीं है यहाँ पर? इसको याद कैसे रखना है वो समझिए। जैसे एक व्हील में मैक्सिमम हाइट एक पार्टिकल की 2 आर हो सकती है, वैसे ही इस साइक्लॉइड में मैक्सिमम हाइट क्या बन सकती है? 2 आर। अब चीजें याद कैसे करेंगे, मतलब ये चीज मेमोरी में कैसे रखोगे कि साइक्लॉइड की मैक्सिमम हाइट 2 आर होगी? तो उसमें आर कैसे निकालना है? ओमेगा का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला फॉर्मूले से v निकला और v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इतनी चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है।
तो ये जो 52 वाला क्वेश्चन है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, मतलब और कुछ मत याद करिए, लेकिन साइक्लॉइड का ये वाला पॉइंट याद रखो। साइक्लॉइड का ये पॉइंट अगर याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे कि मैक्सिमम हाइट ऑफ साइक्लॉइड इज 2r, और वो व्हील वाले एग्जांपल से याद कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट 2r होती है। अब r निकालने के पीछे v इक्वल्स टू r ओमेगा है, तो ये अगर याद रख लेते हैं तो 52 वाला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिवली कैसे होगा। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे छोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है इसमें? तो अगर ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हुई। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है या आउटसाइड है? देख लीजिए, डॉट है कि क्रॉस है, लिखा होगा आउटसाइड है। तो ये परपेंडिकुलर वाला केस हुआ ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। जैसे ही ई और बी परपेंडिकुलर दिखे, हमेशा साइक्लॉइड के बारे में दिमाग रखो। और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कौन सी प्लेट से हुआ? यहाँ से। क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है? किसको ना स्ट्राइक करे। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली प्लेट को स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं? डी। क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रॉन की हाइट डी से ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर वाली प्लेट को हिट कर जाएगी। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग डी इज द मैक्सिमम हाइट, and if d is the maximum height, it should be 2 times of r। ये तो याद रखना ही पड़ेगा हमें। और r के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? r के लिए हमने v बाई ओमेगा किया, और v के लिए वेलोसिटी सेलेक्टर e बाई बी, और ओमेगा के लिए क्यू बी बाई एम, इतना काम किया। और फर्दर e के लिए, बिकॉज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, v बाई डी। वो यहाँ रखोगे, अब जो कहा है वो आ जाएगा एक लाइन में। जो प्रूविंग मांगी गई है वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पेपर में डाल दे रहे हैं। कल अभी एक पेपर हम डिस्कस कर रहे थे 21 का, 21 3 अगस्त का पेपर एक्चुअली डिस्कस हो रहा था 12th बैच में। तो एक मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन था, उसमें एम्पियर लॉ का, और उस क्वेश्चन में 2 बार इंटीग्रेशन लगी, मतलब हमें सॉल्व करने में उसको करीब 7 मिनट लगे। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर इसको पेपर में कोई कर रहा होगा तो उसकी हालत क्या रही होगी, मतलब अगर हम लोग को 7 मिनट लग रहे हैं उसको करने में, तो उसे तो और भी लगा होगा टाइम। दो क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे मिले जो 7-8 8 मिनट ले रहे थे। याद कर पाओगे इसको कि नहीं? साइक्लॉइड का ये रिजल्ट याद मेमोराइज कर पाएंगे कि मैक्सिमम हाइट 2r होती है, r कैसे याद रखना है मुझे? एक ये मैं देख रहा था, ऑब्जेक्टिव 2 का जो 5वां क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2 का 5th क्वेश्चन, ये कल मैं देख रहा था, वही पेपर में दिख गया था मुझे, 21st वाले पेपर में।
एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव 2 का 5th क्वेश्चन जो इसमें है, कल मैं एक्चुअली पेपर जब डिस्कस कर रहा था तो 21 वाले पेपर में 3 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं था, पूरा पूरा उठा करके यही ऑप्शन डाल दिए थे। अब देख लो जो भी है, मैं बता एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ना हो तो उठा जाना पेपर डाउनलोड करके देखना। 3-4 क्वेश्चन कल इस बुक के मिले एज इट इज। हाँ, पक्का भी होगा। तो सिर्फ बी होगा ना इसमें, ओनली बी, देख लीजिए। Yes. यही था पेपर में। अब जो जिसने लगाया होता वो कर लेगा, तो 2 मिनट होंगे उसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये वाला आया था 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में, ये पेज नंबर 4 पे जब जाओगे, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं लोग। पेज 4 पे, पेज 4 उसका है, हीट वाले चैप्टर का। इसमें ये पेज 4 पे एग्जाम्पल 23.1 देखो जरा, है ना, कोने में लिखा हुआ है बिल्कुल। चैप्टर के बीच का एग्जाम्पल, चैप्टर के बाद वाला एग्जाम्पल नहीं है ये, चैप्टर के अंदर वाला एग्जाम्पल भी, ये एज इट इज 3 अगस्त में पूछा हुआ है। हाँ, तो भाई यही वाला क्वेश्चन हम तो भाई कल देख रहे थे जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें रियलाइज हुआ यार कि अगर कोई इस बुक को लगा लेता तो 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लेता कम से कम, सब्जेक्ट कट ऑफ तो निकल ही जाती है। तो पूरी लगा कहाँ रहे हो आप लोग भाई, पूरी नहीं लगा रहे ना कोई। वो तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर ये किताब लगाई होती पुरानी, पूरी किताब लगाए तो किसी को दिक्कत नहीं हो, पर लगा कहाँ पा रहे हैं। जब समय था तो सीरियस नहीं थे, जब सीरियस हुए तो समय दिए, दोनों बातें नहीं हो गई। 2 साल का जब टाइम था तो सीरियसनेस नहीं थी, अब सीरियसनेस है तो टाइम की कमी है। अच्छा, दिए तो 2 मैं तुमको दिखाए डायरेक्ट, अभी वो पता नहीं कितने क्वेश्चन थे कल। आज भी अभी एक पेपर डिस्कस होगा, देखो उसमें भी मिलेंगे। हाँ, उनके साथ अब एक्चुअली क्या हो रहा है, पुराने पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं और उसके थ्रू रिवीजन हो रहा है उनका। तो कल डिस्कस हुआ, आज फिर एक डिस्कस होगा, देखें उसमें भी। आज वाले तो 6 बजे है, रिकॉर्डिंग है, अपलोड नहीं है, उसको कर देंगे। उसमें मजा नहीं आती है एक्चुअली, रिकॉर्डिंग देखने में कोई मजा नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है। और देखो वही चीज वर्कड आउट एग्जाम्पल में, हीट वाले चैप्टर में तुम लोगों से क्यों कह रहे हैं कि हर चैप्टर में आप कुछ करें चाहे ना करें सॉल्ट एग्जाम्पल लगा लें। वो वर्कड आउट एग्जाम्पल में उसी हीट वाले चैप्टर का सेकंड एग्जाम्पल देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं है इसके, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। और जब आपके देखोगे ना जब पेपर में, तो तुमको लगेगा यार इन लोगों ने डेटा भी चेंज नहीं किया इसमें। मतलब ये भी नहीं कि 73 की जगह 74 कर लेते, नहीं, वो भी मतलब इतनी भी मेहनत नहीं करनी। और इस बार बहुत चांसेस है कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जिस हड़बड़ी में पेपर हो रहा है भाई, बिना प्लानिंग के पेपर बन रहा है भाई, गवर्नमेंट तैयार थोड़ी थी इसके लिए, अचानक से जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन डाला गया है, जल्दी जल्दी पेपर बनेंगे सब। तो ये बिल्कुल तय है कि सब सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इधर उधर से उठाए जाएंगे। तो कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ, सॉल्ट एग्जाम्पल लगा लो भाई इसके, और किसकी, इसी की बात हो रही है, इसी बात। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, सॉल्ट एग्जाम्पल मालिक, सॉल्ट एग्जाम्पल लगा लो। ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन लिखे कल, देखिए पेपर में 4 क्वेश्चन, नहीं नहीं मतलब वेटेज बता रहा हूँ, ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन थे।
14 में, हाँ नहीं, लेकिन कल वाले में हमको दिखे थे, कल जब हम कर रहे थे 21 का, तो मैकेनिक्स के 7-8 क्वेश्चन दिख गए थे। हाँ तो मॉडर्न आएगी बस, खत्म। देखिए हीट का वेटेज अच्छा है, हीट का भी वेटेज अच्छा है, ऑप्टिक्स का भी अच्छा है, ऑप्टिक्स का भी अच्छा है। अब जो एक ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक बचा है, मॉडर्न बचा हुआ है, तो वो भी नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि वो निपटा दें। तो मॉडर्न, और मॉडर्न भी कल जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो आप बिलीव नहीं मानोगे क्वेश्चन का लेवल क्या था। लैम्डा दिया हुआ था, वर्क फंक्शन दिया हुआ था, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसका एक बहुत सीधा फॉर्मूला है, मतलब अगर ना भी पढ़े तो जा करके वैसे ही करिए। ये क्वेश्चन था उसमें, 2 क्वेश्चन लॉजिक गेट के थे, एक ही पेपर में, एक ही पेपर। हाँ हाँ, बहुत फंडामेंटल आ रहे हैं, बहुत ही फंडामेंटल। ठीक है, इतना करो, बाकी अब कल करेंगे।